तो आज का आपका टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स आपको बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री में यूनिट नंबर 1 में दे रखा है। और बायोमोलिक्यूल्स में इंक्लूड होता है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन। जहां पर हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट की एंड न्यूक्लिक एसिड की, क्योंकि यहां से मेजर क्वेश्चन बनते हैं। इनकी हम डिटेल स्टडी करेंगे, साथ में लिपिड और अमाइनो एसिड को भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बायोमोलिक्यूल्स। अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो आप टेलीग्राम से जुड़िए। वहां पर मैंने आपको व्हाट्सएप के बारे में बता रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। आप व्हाट्सएप ग्रुप फीचर से जुड़िए और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो बात करें कार्बोहाइड्रेट की तो इसका सिंपल सा मीनिंग होता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब होता है, पॉली का मतलब बहुत सारे, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH ग्रुप। ठीक है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का मतलब होता है बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप और साथ में एल्डिहाइड। और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का मतलब होता है, पॉली का मतलब बहुत सारे, हाइड्रोक्सी का मतलब OH ग्रुप, तो बहुत सारे कीटोन ग्रुप। तो सिंपली ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसके पास बहुत एक्टिविटी होती है, स्ट्रक्चरल रोल भी होता है और मेटाबॉलिक रोल भी होता है। अभी अपन आगे समझेंगे कि कैसे कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चरल रोल होता है और कैसे कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिक रोल होता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है मोस्ट इंपोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज। इसको तो आप सभी जानते हैं। जो ग्लूकोज होता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि आप जानते हैं जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो है टूट कर फाइनली बनाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल है ये भी ग्लूकोज की वजह से ही चलती है। और ग्लाइकोलाइसिस चलती है जिसमें ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटता है, तभी आगे जो है साइकिल चलती है। सिट्रिक एसिड साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये तभी चलेगी जब ग्लूकोज टूटना स्टार्ट होगा। जब ग्लाइकोलाइसिस चलेगी तभी सिट्रिक चलेगी, तभी ईटीसी चलेगी। तो ग्लूकोज इज द मेन सोर्स ऑफ अवर सेल। हमारी हर सेल का मेन सोर्स जो है ग्लूकोज ही है। हमारी हर सेल को प्रॉपर एक्टिविटी के लिए ग्लूकोज चाहिए, और हमारी ब्रेन सेल को तो प्रॉपर एक्टिविटी के लिए ग्लूकोज रिक्वायर्ड है। तो ग्लूकोज क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है। तो जब आप कार्बोहाइड्रेट एक्सप्लेन करोगे तो आप बता सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे मेन एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज की वजह से ही ग्लाइकोलाइसिस चलती है, और ग्लूकोज की वजह से ही हमारी ब्रेन सेल जो है प्रॉपर फंक्शनिंग करती है, और यहाँ तक कि हमारी हर सेल को ग्लूकोज चाहिए। दैट्स व्हाई ग्लूकोज इज द मेन सोर्स ऑफ आवर सेल एंड इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फ्रॉम ग्लूकोज अदर कार्बोहाइड्रेट इनसाइड द बॉडी आर सिंथेसिस्ड। जैसे कि मैंने आपको कहा ग्लूकोज से और कार्बोहाइड्रेट भी हमारी बॉडी में बनते हैं, तो ग्लूकोज से अदर कार्बोहाइड्रेट भी बनते हैं। इसलिए हम कहते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज है। यहाँ पे मैंने लिखा है मोस्ट इंपोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज, तो ऐसे ही नहीं लिखा, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ग्लूकोज से अदर कार्बोहाइड्रेट्स भी बनते हैं, और ग्लूकोज जो है एक मेन रोल प्ले करता है हमारी सेल के लिए। और चाहे ग्लाइकोलाइसिस चल रही हो, चाहे सिट्रिक एसिड, चाहे हमारी ब्रेन की सेल की क्यों ना बात करूं, हमारी हर सेल को, हमारी हर साइकिल को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि इनिशिएट ही तब होगी जब ग्लूकोज होगा, तो ग्लूकोज की प्रेजेंस में इनिशिएट होके फाइनल कंपाउंड बनता है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए इस पॉइंट में लिखा है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आपने पढ़ा भी होगा बायोलॉजी क्लास 11th में कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में, सपोज दिस इज द सन, ओके, सूरज चाचू हैं ये, और यहाँ से सनलाइट आ रही है, और सनलाइट जो है प्लांट के ग्रीन पार्ट पर आती है, और जैसे ही प्लांट के ग्रीन पार्ट पर सनलाइट आती है, ये ग्रीन पार्ट जो है इसमें होता है क्लोरोफिल,
और ये करता है फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस करने के बाद यहाँ पर फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज का। ठीक है, तो प्लांट में भी ग्लूकोज बनता है और वो बनता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। और फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है, फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब बनना, तो सनलाइट की मदद से खाना बन रहा है। और खाना किस फॉर्म में बन रहा है? ग्लूकोज की फॉर्म में बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लांट भी फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाता है। और जैसा कि हम जानते हैं ग्लूकोज जो है एक मोस्ट इंपोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है। तो हम फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस भी लिख सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स भी अपना खाना खुद बनाते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है, पर वो स्टोर किस फॉर्म में होता है वो देखिए। यहां पर देखिए, स्टार्च की फॉर्म में और सेलुलोज की फॉर्म में स्टोर्ड होता है। मेनली वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर्ड होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करके खुद का खाना बनाते हैं, और वो खाना जो है स्टार्च या फिर सेलुलोज की फॉर्म में प्लांट में स्टोर्ड होता है। तो अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूं, जो कार्बोहाइड्रेट है जैसे कि ग्लूकोज, इट इज द मेजर फ्यूल ऑफ मेमेलियन टिश्यू। हमारे टिश्यू के लिए, टिश्यू का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल। तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल है मतलब टिश्यू है, इसके लिए कार्बोहाइड्रेट जो है फ्यूल का काम करता है, मैमेलियन फ्यूल है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल चाहिए, वैसे ही हमारी हर सेल को, हर टिश्यू को ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर हो गया कि कार्बोहाइड्रेट जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, और कार्बोहाइड्रेट हमारी हर सेल को रिक्वायर्ड होता है, और कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जहां पर आपको मैंने बता रखा है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। तो ध्यान से सुनते जाना, काफी इजी है। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। सबसे पहले समझते हैं मोनोसेक्राइड को। ओके, किसको समझने वाले हैं? मोनोसेक्राइड को समझने वाले। मोनोसेक्राइड क्या होता है? जिसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते। ये पहले ही एक है, एक मतलब मोनो है, हम इसे तोड़ नहीं सकते, तो ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता। हाइड्रोलाइसिस मतलब हम इसे तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं? मोनोसेक्राइड वो होते हैं जिनको हम हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते, जिन्हें हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, फर्दर किसी भी स्टेप में हम उन्हें ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, वो होते हैं मोनोसेक्राइड। तो देखो, इट इज द सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज। हम इन्हें फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, हम इन्हें फर्दर तोड़ नहीं सकते, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं मोनोसेक्राइड, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है, कीटोन ग्रुप भी होता है। मैंने लेक्चर की फर्स्ट लाइन ही आपको ये बताई है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये सिंपलेस्ट है। सिंपलेस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए मोनोसेक्राइड, मोनो का मतलब एक, और एक का मतलब सबसे सिंपल। तो इट इज द सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज। सिंपल फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की जो वापस टूट नहीं सकती, और वो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप की बनी है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, 6 कार्बन की चेन ऑफ ग्लूकोज। ओके, जो ग्लूकोज है उसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, उसमें 6 कार्बन होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब इससे हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेक्राइड। नाउ वी मूव ऑन डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। जैसे कि एग्जाम्पल मैं देता हूं माल्टोज का। अगर मैं माल्टोज को तोड़ना चाहूं तो ये टूटता है 2 ग्लूकोज में, एक ग्लूकोज एक ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज में माल्टोज जो है टूट जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं सुक्रोज की, अगर मैं सुक्रोज को तोड़ के देखूं तो सुक्रोज टूटता है एक तो ग्लूकोज में और एक फ्रक्टोज में। मतलब आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, डाइसेक्राइड का मतलब होता है 2। ठीक है, 2, डाई का मतलब 2। तो जैसे ही मैं यहाँ पे माल्टोज को तोड़ रहा हूं तो 2 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बन रहे हैं। सुक्रोज को तोड़ रहा हूं तो एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज बन रहा है। तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि जैसे ही मैंने माल्टोज को तोड़ा तो 2 मोलिक्यूल बने, जैसे ही मैंने सुक्रोज को तोड़ा तो एक तो ग्लूकोज बना एक फ्रक्टोज बना, मतलब यहाँ पे भी 2 मोलिक्यूल बने। जैसे मैंने लैक्टोज को तोड़ा तो यहाँ पे भी ग्लूकोज और गैलेक्टोज बना, मतलब यहाँ पे भी 2 मोलिक्यूल बने। तो चाहे आप माल्टोज को तोड़ो, सुक्रोज को तोड़ो, लैक्टोज को तोड़ो, सब में बन रहे हैं 2-2 मोलिक्यूल। जैसे याद रखना इंपॉर्टेंट है,
माल्टोज को तोड़ने पे, माल को तोड़ने पे 2 ग्लूकोज मिल रहे हैं, और क्या चाहिए? माल को तोड़ने पे 2 ग्लूकोज मिलते हैं, और सुक्रोज को तोड़ने पे जीएफ मिलती है। क्या मिलती है बेटा? जीएफ। तो जिसको जीएफ चाहिए सुक्रोज को तोड़ो। सुक्रोज को कैसे तोड़ेंगे? हाइड्रोलाइसिस कर दो। नाउ नेक्स्ट इज लैक्टोज। लैक्टोज को ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो यहाँ पर सब में 2 चीजें मिल रही है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डाइसैकेराइड। इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 मोनोसैकेराइड, मे बी सेम मे बी डिफरेंट। मतलब कि जब मैं डाइसैकेराइड को तोड़ूंगा तो जो वहां पर प्रोडक्ट बनेगा वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे जब मैंने माल्टोज को तोड़ा तो 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बने जो कि सेम है, पर वहीं मैंने सुक्रोज को तोड़ा तो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज बना, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है दोनों अलग अलग है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर हो गया कि जब भी मैं डाइसैकेराइड को तोड़ता हूं तो मुझे 2 मोनोसैकेराइड मिलते हैं, और 2 मोनोसैकेराइड जो है सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम कैसे हो सकते हैं? जैसे मैंने माल्टोज को तोड़ा 2 ग्लूकोज बन गए, और जैसे ही मैंने सुक्रोज को तोड़ा एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज बन गया, मतलब ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड क्लियर है। अब देखिए ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है? इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 to 9, यहाँ पे 9 लिख लीजिएगा, 3 to 9 मोनोसैकेराइड। अगर 3 से 9 मोनोसैकेराइड होंगे तो हम उसे कहेंगे ओलिगोसैकेराइड। देखो सिंपल सा है, अगर 1 मोनोसैकेराइड हुआ तो ये तो मोनो ही हो गया, 2 हुए तो डाई हो गया, और 3 से लेके 9 हुए तो ओलिगो हो गया। ठीक है, मोनोसैकेराइड सिंपल है, डाइसैकेराइड 2 है, ओलिगो में 3 से 9 आएगा यहाँ पे। चलिए 3 से 9 मोनोसैकेराइड, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दूं आपको तो वो है माल्टोट्रायोस। क्या बोलोगे बच्चों? माल्टोट्रायोस। नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन पॉलीसैकेराइड। ठीक है सर, अभी तक हमने देखा मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मतलब 1, डाइसैकेराइड मतलब 2 मोनोसैकेराइड, और ओलिगोसैकेराइड मतलब 3 से 9 मोनोसैकेराइड। ओके, जहां पर हमने देखा डाइसैकेराइड को तोड़ने पे 2 सेम यूनिट भी मिल सकती है, डिफरेंट यूनिट भी मिल सकती है। सेम मिलेगी माल्टोज को तोड़ने पे 2 ग्लूकोज, और डिफरेंट मिलेगी एक सुक्रोज को तोड़ने पे 1 ग्लूकोज और 1 फ्रक्टोज। या फिर आप बोल सकते हो लैक्टोज को तोड़ने पे ग्लूकोज गैलेक्टोज, जो भी डिफरेंट है। उसके बाद हमने देखा उसके बाद हमने देखा ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड का मतलब होता है 3 से 9 मोनोसैकेराइड, जिसका एग्जांपल हो गया माल्टोट्रायोस। नाउ वी मूव ऑन पॉलीसैकेराइड। और पॉली का मतलब है जब यहाँ पे 3 से 9 हो चुका है तो 9 के बाद क्या आता है? 10 आता है ना। तो पॉलीसैकेराइड मतलब बहुत सारे स्टार्ट ही 10 से होते हैं। तो 10 और मोर देन 10 मोनोसैकेराइड अगर हैं तो वो हो गया हमारा पॉलीसैकेराइड। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि पॉलीसैकेराइड क्या होता है, तो वो होता है सेलुलोज, स्टार्च। तो जो सेलुलोज होता है, स्टार्च होता है, ये सब पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जो कि बहुत सारे मोनोसैकेराइड से मिलके बनते हैं। 10 या 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड से मिलके पॉलीसैकेराइड बनता है, जैसे कि सेलुलोज और स्टार्च। तो ये था क्लासिफिकेशन। अब देख लो कार्बोहाइड्रेट की इंपॉर्टेंस। तो देखिए मैंने कार्बोहाइड्रेट की कई सारी इंपॉर्टेंस आपको पहले ही बता दी है कि कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी, मैमेलियन फ्यूल ऑफ टिश्यू। और कार्बोहाइड्रेट जो है जैसे कि ग्लूकोज, वो ग्लाइकोलाइसिस के लिए जरूरी है। ग्लूकोज हमारी हर सेल के लिए जरूरी है, हमारी ब्रेन सेल के लिए जरूरी है, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। तो काफी सारे यूज तो मैंने पहले ही बता दिए, फिर भी यहाँ पे मैंने अरेंज करके लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंस नंबर 1, इट इज अ चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, इट इज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिपिड एंड कंजुगेटेड प्रोटीन। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है हमारे लिपिड का और कंजुगेटेड प्रोटीन का। नाउ नेक्स्ट इज इट्स डिग्रेडेशन प्रोडक्ट एक्ट एज ए कैटलिस्ट। जब भी मैं कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता हूं, तोड़ता हूं, तो यहाँ पर जो इसके प्रोडक्ट बनते हैं वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। और आप सभी जानते हैं कैटलिस्ट क्या होता है? जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर दे, या तो बढ़ा दे या कम कर दे, वो होता है कैटलिस्ट। डिपेंड करता है, पॉजिटिव होगा तो बढ़ा देगा, नेगेटिव होगा तो कम कर देगा। तो कार्बोहाइड्रेट के डिग्रेडेशन से हमें मिलता है कैटलिस्ट। नाउ नेक्स्ट इज सर्टेन कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव आर यूज्ड एज ए ड्रग लाइक कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स एंड एंटीबायोटिक्स। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं, मतलब उसमें चेंज लाके उसके कुछ डेरिवेटिव्स बनते हैं उसके टूटने पर।
तो वो डेरिवेटिव्स जो है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की तरह काम आते हैं, एंटीबायोटिक की तरह काम आते हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल शुगर इन मिल्क इज लैक्टोज। प्रिंसिपल शुगर इन मिल्क इज लैक्टोज, मतलब जो मिल्क होता है उसमें लैक्टोज शुगर होती है। और जो हमारे घर में कॉमन शुगर है वो है सुक्रोज। ये जो हमारे घर में कॉमन शुगर होती है ये होती है सुक्रोज, और जो मिल्क में शुगर होती है वो होती है लैक्टोज। चलिए, और कार्बोहाइड्रेट के डिग्रेडेशन से हमें मिलता है फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, अमीनो एसिड। तो जब कभी भी कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है इन सभी सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होगा तो अमीनो एसिड, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड, इन सभी का सिंथेसिस होता है हमारी बॉडी में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, जबकि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है, तो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए अलग अलग पाथवे हैं, और इन पाथवे में अगर किसी एंजाइम की कमी हो जाए तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि एंजाइम ही जो है कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है फर्दर। पर अगर कार्बोहाइड्रेट सही से नहीं टूटेगा तो हो सकता है आपको गैलेक्टोसेमिया हो जाए, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाए, या फिर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज हो जाए। और ये सब कब हो रही है? जब कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के पाथवे में किसी एंजाइम की कमी हो गई। ठीक है, अब ये एंजाइम की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि इनहेरिटेड डिफिशियंसी है। मान लो जेनेटिक डिफिशियंसी है, आपको पैदा होते ही ये प्रॉब्लम है कि जब भी कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज होता है आपको एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाती है, आपकी बॉडी में एंजाइम की कमी रहती है, तो आपको दिक्कत आ सकती है, जैसे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज हो सकता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है, या फिर गैलेक्टोसेमिया हो सकता है। चलिए अब देखते हैं लिपिड क्या होता है। ठीक है सर, हमने अच्छी तरह से कार्बोहाइड्रेट देख लिया। अब कार्बोहाइड्रेट चाहे 5 मार्क्स में आए हम लिख सकते हैं। हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए कार्बोहाइड्रेट के, क्लासिफिकेशन देख लिया, और कार्बोहाइड्रेट होता क्या है वो भी हमने देख लिया। चलिए अब देखते हैं लिपिड को कि लिपिड क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, सब्सटेंस लाइक फैट, ऑयल और वैक्स दैट डिसॉल्व इन अल्कोहल बट नॉट डिसॉल्व इन वाटर। जो कि अल्कोहल में तो डिसॉल्व हो जाए पर वाटर में डिसॉल्व ना हो, वैसे सब्सटेंस, वैसे फैट, ऑयल, वैक्स जो कि अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाए पर वाटर में डिसॉल्व ना हो, उन्हें हम कहते हैं लिपिड। लिपिड के पास होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लिपिड मॉलिक्यूल में क्या क्या होता है? जब मैं लिपिड को देखता हूँ, लिपिड की चेन को देखता हूँ, तो वहां पर मुझे दिखता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। नाउ नेक्स्ट, लिपिड परफॉर्म 3 प्राइमरी बायोलॉजिकल फंक्शन। हमारी बॉडी में 3 प्राइमरी बायोलॉजिकल फंक्शन जो है लिपिड परफॉर्म करता है। फर्स्ट है, लिपिड जो होता है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है हमारी सेल मेम्ब्रेन का। साथ ही साथ जो लिपिड होता है वो इंसुलेशन का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, और इम्पोर्टेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। हमारी सेल सिग्नलिंग में एक इम्पोर्टेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है लिपिड भी। और लिपिड ऑल्सो एक्ट एज ए फंक्शन एज एनर्जी स्टोर हाउस। किसकी तरह फंक्शन करता है? एनर्जी स्टोर हाउस की तरह फंक्शन करता है। तो लिपिड की हमने इंपॉर्टेंस देखी कि लिपिड जो है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाता है सेल मेम्ब्रेन की, इंसुलेशन का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, सेल सिग्नलिंग में जरूरी है, या फिर आप बोल दो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, और साथ ही साथ एनर्जी स्टोर हाउस है, एनर्जी को स्टोर भी करके रखता है। तो ये है लिपिड। लिपिड सब्सटेंस लाइक फैट, ऑयल और वैक्स दैट डिसॉल्व इन अल्कोहल बट नॉट इन वाटर। लिपिड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये मैं आपको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए न्यूक्लिक एसिड को मैंने आपको पहले ही काफी डिटेल में पढ़ा रखा है। जो आपकी बायोकेमिस्ट्री यूनिट नंबर 4 है वहां पर मैंने आपको डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ा रखा है। तो डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए कई तरह का होता है। डीएनए में रेप्लिकेशन कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कैसे होती है, आरएनए का सिंथेसिस क्या होता है, प्यूरिन क्या होता है, पिरिमिडीन क्या होता है, बेस पेयर्स क्या होते हैं, ये सभी मैंने आपको यूनिट नंबर 4 में कवर कर रखा है। तो आपको यहाँ पर आई बटन में शो हो रही होगी लिंक, आप डायरेक्ट लेक्चर देखिए आरएनए डीएनए का, ट्रांसक्रिप्शन का, प्रोटीन सिंथेसिस का, वो सारा न्यूक्लिक एसिड ही है।
प्यूरिन, पिरिमिडीन, डीएनए, आरएनए, बेस पेयर, ये सब मिलेगा आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मेरा पेज पे बता देता हूँ, वेट यहाँ पे देख लो आप। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डीएनए में क्या होता है, बेस पेयर होते हैं एटीजीसी, और आरएनए में बेस पेयर होते हैं एयूजीसी। तो ये जो डीएनए और आरएनए है ना, ये ही न्यूक्लिक एसिड है। तो इनको मैंने आपको डिटेल स्टडी करा रखी है, आप वहां से पढ़ लेना, आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डीएनए वर्सेस आरएनए अच्छे से पढ़ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनता है। देखिए डीएनए और आरएनए के ऊपर ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है अमीनो एसिड। तो देखिए अमीनो एसिड होता क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि अमीनो ग्रुप रखे और कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप रखे। एक तो अमीनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, इसे हम कहेंगे अमीनो एसिड। सो व्हाट इज अमीनो एसिड? ऐसे कंपाउंड जो कि अमीनो ग्रुप रखे और कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप रखे, उन्हें हम कहेंगे अमीनो एसिड। द की एलिमेंट ऑफ अमीनो एसिड आर, कहो ना प्यारे, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कहो ना। अब वो प्यार है या नहीं, वो कह देगी जिसको कहना होगा। अभी पढ़ाई पे ध्यान दे लो। अमीनो एसिड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन अमीनो एसिड प्लस कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। द की एलिमेंट ऑफ अमीनो एसिड, कहो ना, ये तो तुम्हें याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए अमीनो एसिड क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। जैसा कि मैंने आपको हर लेक्चर में बताया है कि प्रोटीन क्या होते हैं? लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। अगर मैं प्रोटीन की बात करूं, व्हाट इज प्रोटीन? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप इस कंफ्यूज मत होना कि व्हाट इज प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन। इस तरह से अमीनो एसिड जो है जुड़ जाते हैं, और इस अमीनो एसिड की लंबी चेन को, ये अमीनो एसिड की लंबी चेन है, इसको हम कहते हैं प्रोटीन। सो व्हाट इज प्रोटीन? इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। ओके, तो अमीनो एसिड क्या करते हैं? जुड़कर, अमीनो एसिड जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं। अगर इस तरह से अमीनो एसिड जुड़ जाए, तो इस तरह से अमीनो एसिड जुड़कर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पर जो बॉन्ड रहता है, यहाँ पर जिस बॉन्ड की मदद से अमीनो एसिड जुड़े रहते हैं, उस बॉन्ड का नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो ध्यान रखना, अमीनो एसिड आर होल्ड टुगेदर in a chain like structure. This is called the protein, a protein molecule, or we can say amino acid are hold together by with the help of peptide bond. Okay, अब यहाँ पे देखो आपको फंक्शन दे रखे है अमीनो एसिड की। सबसे पहले दे रखा है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। जैसा कि हमने देखा, छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक जो होते हैं वो सब मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, तो इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। सिंथेसिस ऑफ हार्मोन, हार्मोन की सिंथेसिस में भी आपको अमीनो एसिड का रोल होता है। न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज में, सिंथेसिस में भी अमीनो एसिड का एक इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो ये है अमीनो एसिड। अब देखते हैं प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन में आप अच्छे से प्रोटीन को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। जो जिम वाले होंगे उनको तो प्रोटीन की काफी नॉलेज होगी। लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड होल्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। जैसा कि मैंने आपको कहा, प्रोटीन क्या है? कुछ भी नहीं है, अमीनो एसिड की लंबी चेन है और अमीनो एसिड के बीच में प्रेजेंट होता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो वही यहाँ पे लिखा है, लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड होल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड, इट इज नोन एज प्रोटीन। प्रोटीन जो है बहुत सारा काम करते हैं हमारी सेल में। देखो यहाँ पर, दे डू मोस्ट ऑफ वर्क इन सेल रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टिश्यू। हमारी बॉडी टिश्यू की स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं, फंक्शन मेंटेन करते हैं, उसके रेगुलेशन को मेंटेन करते हैं, और ये सभी काम होता है प्रोटीन का। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, दे डू मोस्ट ऑफ वर्क इन सेल रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टिश्यू। अब देखिए प्रोटीन के फंक्शन देखते हैं। प्रोटीन क्या होता है? दे प्ले सेंट्रल रोल इन बायोलॉजिकल प्रोसेस। हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस में सेंट्रल रोल प्ले करता है प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल सच एज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। कैटेलाइज रिएक्शन, कई रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम वन सेल टू सेल, एक सेल से दूसरी सेल तक मैसेज पहुंचाने का काम भी प्रोटीन का ही होता है। तो सेंट्रल रोल इन बायोलॉजिकल प्रोसेस, और ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल सच एज ऑक्सीजन, कैटेलाइज द रिएक्शन, ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम वन सेल टू सेल, दिस इज द प्रोटीन। अब प्रोटीन में भी 3 स्ट्रक्चर होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। जो सेकेंडरी होती है, टर्शरी होती है,
ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। देखिए जो प्रोटीन होता है ना, वो ये नॉर्मल फंक्शन तभी करेगा जब वो सही हो। जैसे सपोज करो, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो प्रोटीन है, अब प्रोटीन अपना नॉर्मल फंक्शन कर रहा है सेल में, तो अच्छी बात है। पर प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो गया। डीनेचुरेशन का मतलब है कि प्रोटीन की बॉन्डिंग खराब हो गई। ओके, प्रोटीन की बॉन्डिंग कैसे खराब होती है? या तो हीट से खराब हो गई, या फिर किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से खराब हो गई। अगर प्रोटीन खराब हो गया तो प्रोटीन के खराब होने को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्या बोलते हैं बच्चों? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो इस तरह से आपको डीनेचुरेशन भी समझाना है कि प्रोटीन अपना नॉर्मल काम करता है, पर अगर प्रोटीन के फंक्शन में खराबी आ गई तो हम उसे बोलते हैं डीनेचुरेशन, जो बाद में सही भी हो जाती है, पर बायोलॉजिकल एक्टिविटी खराब हो जाती है प्रोटीन की। तो यह था आपका प्रोटीन, अमीनो एसिड, जो कि आपको साथ में लिखना है दोनों। उससे पहले हमने देखा न्यूक्लिक एसिड, इसका लेक्चर आपको मिल जाएगा, डीएनए आरएनए, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लिक एसिड। और यहाँ पे हमने देखा लिपिड, और इससे पहले हमने देखा कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो ये था आज का आपका लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बहुत जल्द मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर बायो एनर्जेटिक्स का, और उसके बाद आपकी बायोकेमिस्ट्री लगभग खत्म हो जाएगी। और बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर देख लेना, क्योंकि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम पे सारी अपडेट मिलेगी। और व्हाट्सएप से जुड़ जाना, व्हाट्सएप से नोट्स मिलेंगे। और दोनों से कैसे जुड़ना है, उन दोनों की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। व्हाट्सएप से कैसे जुड़े उस पर वीडियो बनाकर, और टेलीग्राम की तो डायरेक्ट लिंक है। और अगर लिंक ओपन नहीं होती तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करो डेप्थ ऑफ बायोलॉजी, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।